प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने जंबूरी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। बड़ी संख्या में यहां महिलाएं मौजूद रहीं। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में 2 लाख महिलाओं ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान इंदौर मेट्रो, सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला महिला सम्मेलन है जिसे भाजपा ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित किया। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर मातृशक्ति को प्रणाम किया। कहा, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा, सिंदूर हमारी परंपरा है, नारी शक्ति का प्रतीक है। राम रंग में रंगे हनुमान जी ने भी सिंदूर का श्रृंगार किया था। शक्ति पूजा में सिंदूर को अर्पण किया जाता है। वहीं अब ये सिंदूर शौर्य का प्रतीक भी है। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून नहीं बहाया, हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, हमारे समाज को बांटने की कोशिश की। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को अभी तक का सबसे सफल ऑपरेशन बताया। कहा, पाकिस्तान ने सोचा तक नहीं था कि वह आतंकी ठिकानों को हमारी सेना मिट्टी में मिला देगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी सेना ने सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर डंके की चोट पर बता रहा है कि आतंकवाद के जरिए प्रॉक्सी वार नहीं चलेगा। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। वहीं पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहिल्याबाई होलकर को नमन किया। सीएम धामी ने अहिल्याबाई होलकर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। धामी ने अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए कहा कि देश में ऐसे कई महानुभाव रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अनेकों कार्य किए, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पीएम मोदी की नेतृत्व की तारीफ की और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों के नामों को आगे लाने का काम किया जा रहा है जो अभी तक गुमनाम रहे हैं। देहरादून में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। शुभारंभ सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित करके किया। अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि देते हुए धामी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन सामाजिक न्याय और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा है। अहिल्याबाई होलकर को आदर्श मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य, अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे भारत की संसद विधानसभाओं में 33% के आरक्षण की महिलाओं के लिए मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना हो, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो। ऐसे अनेक निर्णय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के सम्मान
में सुनिश्चित करने का काम हुआ है और हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। यूपी के हरदोई जिले में शादी समारोह से लौट रही बारातियों की कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में मातम पसरा। पुलिस पहुंची, घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हादसे में मरने वाले लोगों के शव को जब्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हरदोई सीओ शाहबाद अंकुर कुमार ने बताया कि हादसा थाना मजिला के पास आलमनगर मार्ग के पास हुआ। हादसे के दौरान कार में 11 लोग सवार थे। सभी को तत्काल सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। बाकी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतकों की पहचान ग्राम पटिया नीम निवासी जितेंद्र, आकाश, रघुवीर, सिद्धार्थ, रामू के तौर पर की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराने के बाद शवों को कब्जे में लिया। भीषण सड़क हादसे को देख प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है। इस हादसे में एक बच्चा भी शामिल था, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई। 30-31 मई 2025 की रात्रि को थाना पाली के मोहल्ला पटिया नीम से नीरज सनाफ राम सेवक की बारात थाना मजिला की ग्राम कुसुमा गई हुई थी। वापस लौटते हुए बारातियों की एक कार हुप्पापुरवा मोड़ थाना मजिला के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को तत्काल सीएचसी शाहबाद भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया एवं 6 लोगों को बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं यूपी के बुलंदशहर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। सिकंदराबाद इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 पर इको कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में कार चालक समेत 3 की मौत हो गई। घटना के दौरान एक स्कूटी सवार को भी पीछे से आई गाड़ी ने टक्कर मार दी। औद्योगिक क्षेत्र के चौकी प्रभारी ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब 5:30 बजे ओरिएंटेबल फ्लाईओवर पर इको कार की सीमेंट के पोल लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हुई। ट्रॉली में अचानक पंचर के चलते हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक पंचर होने से ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक रुक गई, जिसके चलते पीछे चल रही कार उससे टकरा गई। हादसे में कार ड्राइवर सचिन, जो गांव पचगई थाना शिकारपुर का निवासी था, अमित, जो गांव अमरपुर थाना पहासू का निवासी था, और दीनानाथ, जो दादरी के रहने वाले थे, इन सभी की मौके पर मौत हो गई। इस बड़े हादसे के बाद एक और हादसा हुआ, जिसमें हादसा देख रहे एक स्कूटी सवार को पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं घायल स्कूटी सवार की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोपालपुर गेट के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे एक इको गाड़ी जो गाजियाबाद से बुलंदशहर की तरफ जा रही थी एवं इसमें 3 व्यक्ति सवार थे। अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर बर्स्ट होने के कारण उक्त इको गाड़ी की दुर्घटना ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उक्त दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। बिहार के भागलपुर शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई चौक चौराहों पर लगाई गई ट्रैफिक लाइट अब खुद सवालों के घेरे में है। महज कुछ ही दिनों में लाइट्स खराब हो गई, यातायात पूरी तरह से चरमरा गई है। व्यवस्था जो है यातायात की, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के कई व्यस्त चौराहों पर आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाए गए थे। उम्मीद थी कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी, लेकिन लाइट्स के लगने के कुछ ही दिनों बाद लाइट्स खराब हो गई। नतीजा, चौराहों पर अफरा तफरी मची हुई है। हालात ऐसे हैं, अधिकारियों से जब जवाब मांगा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, वो ये है कि अगर स्मार्ट सिटी है तो फिर इतनी जल्दी इसका सिस्टम खराब क्यों हो गया। स्मार्ट सिटी सिस्टम सवालों में है, हालात वो हैं। आप देखिए, इन हालातों की कोई निगरानी नहीं कर रहा। अधिकारियों का लापरवाह रवैया परेशान कर रहा है। तो जाम में घंटों घंटों पड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद मालिक का झगड़ा मिलता है, लाइट बुझने के बाद। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता है वहाँ, उसमें भी दिक्कत रहता है। मालिक बोलता है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से सरकारी कार्यक्रमों, होटल्स में 500 मिलीमीटर तक की पानी की छोटी बोतल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इस बारे में फैसला पहले लिया गया था, लेकिन बचे स्टॉक के चलते इसे 1 जून से लागू करने का फैसला लिया गया।
सरकार का कहना है कि फैसला प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए लिया गया। अब सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, अन्य संगठन अपने कार्यक्रमों और बैठकों में 500 ml तक की पीईटी बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी बजाय कांच की बोतलें, जल डिस्पेंसर, स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 500 रुपए से 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। विभाग ने बताया कि फैसला पर्यावरण की रक्षा के लिए लिया गया है। हिमाचल में पीटी बोतलों को रिसाइकिल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को खूबसूरत, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहती है। इसके चलते 500 मिलीमीटर तक की पानी की छोटी बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये सिंगल यूज जो प्लास्टिक के कैटेगरी श्रेणी में आता है और एक बार इस्तेमाल होकर इसको फेंक दिया जाता है। और इस तरह का जो ये कचरा है जो इन पेट बॉटल्स की वजह से होता है, ये बहुत जो है प्रदूषण में बढ़ावा देता है। इसको मद्देनजर रखते हुए जितने भी सरकारी कार्यालयों में पहले भी ये गाइडलाइंस थी, लेकिन अब इसे नोटिफिकेशन का जो है, अधिसूचना का जो है, वो एक स्वरूप दे दिया गया है। तो जितनी भी सरकारी कार्यालयों में, बोर्ड, कॉरपोरेशंस में जितनी भी मीटिंग्स या इस तरह के जो कार्यक्रम होंगे, उनमें इस तरह की पेट बॉटल जो है 500 ml तक की जो बॉटल्स है, उनके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध जो इस्तेमाल पे लगा दिया गया है। दूसरी ओर जितने भी जो गैर सरकारी और सरकारी जो होटल हैं, जो क्योंकि हमारा आपको पता है कि पर्यटन का बहुत बड़ा ये उद्योग जो है प्रदेश के अंदर है और भारी संख्या में पर्यटक जो है वो बाहर से, तो उनको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से जाए कि हम पर्यावरण के प्रति बहुत ही सचेत और बहुत ही संवेदनशील हैं। पाकिस्तान के सीमावर्ती 5 राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल की जा रही। इसको लेकर अंबाला में लोगों ने इसे सरकार का अच्छा कदम बताया। लोगों का कहना है कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे बचाव करना है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। लोगों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मॉकड्रिल के तहत 5 राज्यों में रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। इसको लेकर अंबाला के स्थानीय नागरिकों ने सरकार के कदम का स्वागत किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर जो कामयाबी हासिल की वो ऐसे ही चलती रहे। देश के लोग जो है प्रधानमंत्री के फैसले के साथ हैं। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਈਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। आज रात जो मोदी जी द्वारा ब्लैकआउट करने के आदेश हैं वो एक बहुत ही अच्छा कार्य है। उसकी वजह से हम सभी लोगों को जागरूकता होगी कि हाँ, कभी भी हमारे देश पे अगर पड़ोसी देश कोई हमला करता है तो उसके लिए हम सब सजग हैं। और अच्छी बात है, मतलब भाई सबको इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए कि इस चीज़ की वजह क्या है। वहीं मॉकड्रिल पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का स्टेटमेंट आया। विज ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, केवल सीज फायर हुआ है। पीएम ने साफ शब्दों में कहा, अगर कोई आतंकी घटना होगी तो हम उसे युद्ध मानेंगे। ऐसे में देश को हमेशा तैयार रहना चाहिए। मॉकड्रिल अभी इसी की एक कड़ी है। सीज फायर लगा है, फौजें विड्रा नहीं हुई है और मोदी जी ने बार बार कहा है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो हम उसको युद्ध मानेंगे। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में जब फौजें सारी तैयार खड़ी हैं सिविल डिफेंस के लिए, सिविल डिफेंस भी एक गठित ऑर्गेनाइजेशन होती है, बकायदा हर सरकार इसमें अपना एक अफसर लगा कर रखती है, तो उनका काम होता है गली मोहल्लों में जाके लोगों को उसका वॉलंटियर्स बनाना और उनको सारी लेटेस्ट जानकारी देना। देश के 5 राज्यों में आज लोग एक बार फिर मॉकड्रिल में शामिल होंगे। भारत में हो रही मॉकड्रिल के चलते पाकिस्तान में जरूर टेंशन है, क्योंकि पिछली बार मॉकड्रिल से ठीक पहले 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला था। टोहाना शहर में लिव इन कपल की बेरहमी से हत्या का मामला आया। महिला के पति ने उस पर 11 बार चाकू से वार किया। युवक पर उसने 2 से 3 हमले किए। पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो चुका था। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है, जो पति बताया जा रहा है। दोनों मृतकों की पहचान तिलक नगर निवासी 24 साल के ऋतिक और 30 साल की पूजा के तौर पर हुई। दोनों करीब 6 महीने से लिव इन में थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह भेजा है। पुलिस ने बताया कि घटना महिला के पति ने अपनी पत्नी के अन्य व्यक्ति के साथ रहने के चलते की है। आरोपी ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब ऋतिक और पूजा घर के बाहर मौजूद पार्क में टहलने जा रहे थे। बताया गया कि तभी दीपक ने दोनों पर हमला किया। दीपक ने पहले ऋतिक पर चाकू से हमला बोला। वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।
ऋतिक के घायल होने के बाद आरोपी ने पत्नी पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। वारदात गली में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस फुटेज खंगाल रही है। ऋतिक और दीपक एक दूसरे के कभी दोस्त थे, इसलिए ऋतिक का दीपक के घर आना जाना था। पूजा और ऋतिक दोनों में बातचीत हुई और 6 महीने से दोनों लिव इन में रह रहे थे। शाम को करीबन 8:15 बजे से थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऋतिक नाम का लड़का है और एक पूजा को कोई चक्कू लगा है। नाम पता ना मालूम व्यक्ति को चक्कू मार के चला गया। तो हम सूचना प्राप्त करके सरकारी हॉस्पिटल में आए। यहाँ हमने रुका प्राप्त किया तो ऋतिक का तो डेड बॉडी का रुका प्राप्त हुआ। तो दोनों के बताते हैं भाई दोनों ने डेड हो चुके हैं। लगेगा जांच का भी विषय है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में भाई क्या चक्कर था कैसे। नोएडा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 57 हो गई है। 30 पुरुष 27 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रहा है। हालांकि सभी मरीजों में माइल्ड लक्षण ही देखे गए हैं और अभी तक जिले में कोई गंभीर केस नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील की गई है कि वो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। जल्दी जिला अस्पताल में एंटीजन टेस्टिंग के लिए कैंप लगेंगे और मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजे जाएंगे। देश में कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है। नोएडा में भी जिला अस्पतालों में एक बार फिर से जांच कराने वालों की लंबी लाइन है। जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर टीकम सिंह ने जानकारी दी कि सभी मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में हो रहा है। को लेकर आज की डेट में अपडेट यह है कि अब तक गौतम बुद्ध नगर में जो टोटल केसेस 57 है, जिसमें से 27 फीमेल है और 30 मेल है। पिछले 24 घंटे में जो नए मामले आए हैं वो 14 मामले हैं। अभी तक मोस्टली सभी जितने भी पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में है और हमारा रेगुलर उनको मॉनिटरिंग और कॉलिंग कराई जा रही है।